नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कृतिका और देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। और इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक हर रोज वो तमाम खबरें पहुंचाते हैं जिन पर रहती है हम सभी की नजर, क्योंकि न्यूज पंच में सिर्फ खबर नहीं होती बल्कि होती है हर खबर की पूरी पड़ताल। तथ्यों और आंकड़ों के जरिए आपको समझाते खबर का हर एक बिंदु, साथ ही ग्राउंड जीरो पर मौजूद अपनी टीम से जानते हैं एक एक अपडेट। और आज जिन प्रमुख खबरों पर रहेगी हमारी सीधे तौर पर नजर, जानेंगे एक एक अपडेट अपने संवाददाताओं से। सबसे पहले एक नजर उन प्रमुख खबरों पर, यानी टॉप लाइन्स पर। तो टॉप लाइन्स के जरिए सबसे पहले और मुख्य तौर पर बात होगी अमेरिका में हुए हादसे को लेकर। जी हां, केंटकी में कार्गो प्लेन जो है वो क्रैश हुआ है और इस हादसे में कई लोगों की मौत भी हो गई है, साथ ही कई लोग इसमें घायल हुए हैं। अब इस हादसे ने कहीं ना कहीं अहमदाबाद के अंदर जो प्लेन क्रैश हुआ था उस क्रैश की यादें ताजा कर दी। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर क्यों इस पर कदम नहीं उठाए जा रहे, सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए। नजर इस पर रहेगी, लेकिन इसके साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर, जहां असम के बॉर्डर पे गौ तस्करी पर बड़ा वार किया गया है और जो मुख्य सरगना है, जो मास्टरमाइंड है अकरम अली, उसको इस समय गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके पास से कई गाय और भैंसे भी बरामद की गई हैं। क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट है बताएंगे आपको इस पूरी खबर के बारे में। लेकिन इसके साथ ही जो तीसरी प्रमुख खबर वो है आज के पर्व से जुड़ी हुई, आज के त्योहार से जुड़ी हुई। जी हाँ, देव दीपावली का आज का ये त्योहार और इसकी चमक पूरे देश भर में नजर आ रही है। खास तौर पर बात करें वाराणसी की, तो वहां पर घाटों पर इस वक्त पूरी तैयारियां की जा रही है, क्योंकि शाम को जब वहां पर हजारों की संख्या में दीप जलाए जाएंगे तो एक अलग ही भव्य और बेहतरीन सुंदर नजारा देखने को मिला। किस तरीके की तैयारियां हैं वाराणसी में घाटों पर, दिखाएंगे आपको तस्वीरों के जरिए। लेकिन सबसे पहले शुरुआत पहली और प्रमुख खबर के साथ। तो अब बात उस हादसे की जिसने अहमदाबाद विमान हादसे की यादों को सीधे तौर पर आपको बता दें कि ताजा कर दिया है। और इसके जरिए अगर हम देखें तो अमेरिका के केंटकी में दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई, जब आसमान में उड़ता हुआ कार्गो विमान कुछ ही पलों में आप देखिए कि वो आग का गोला बन गया। एक बार के लिए आप ये कह सकते हैं कि ये यात्री विमान नहीं था बल्कि ये कार्गो विमान था। लेकिन इस विमान हादसे में भी 7 लोगों की मौत हो गई और कई लोगों के घायल होने की भी खबर है। इस हादसे के बाद ये भी आशंका जताई जा रही है कि मृतकों और घायलों की जो संख्या है वो बढ़ सकती है। आपको यह भी बता दें कि कार्गो विमान मोहम्मद अली इंटरनेशनल एयरपोर्ट से होनोलुलु के लिए रवाना हो रहा था, लेकिन थोड़ी ऊंचाई तक ही उठने के बाद तुरंत ही जमीन पर गिरकर जोरदार धमाके के साथ ये प्लेन फट गया और धमाके के बाद आग का बड़ा गुबार उठा। यहां से रनवे के पास स्थित एक इमारत की छत भी इसके जरिए इस हादसे में क्षतिग्रस्त हो गई। इन तस्वीरों को देखने के बाद में एक सवाल जरूर उठ रहा है कि क्या ये सिर्फ एक हादसा है या फिर एविएशन इंडस्ट्री में सेफ्टी के सिस्टम पर बड़ा अलर्ट या चेतावनी। आज हम देखेंगे कि कैसे एक हादसा पूरी दुनिया के लिए एयर सेफ्टी प्रोटोकॉल्स पर सवाल खड़े कर रहा है। एक हादसा होता है और लोग भूल जाते हैं, लेकिन हम कब हादसे से सबक सीखेंगे और पहले से ही तैयार रहेंगे, ये बड़ा सवाल है। करेंगे चर्चा इस पर अपने संवाददाता से। उससे पहले आपको दिखाते हैं इस भयानक हादसे की तस्वीरें। तो ये तस्वीरें इस समय आपको दिखा रहे हैं केंटकी में जो कार्गो प्लेन क्रैश हुआ। ये प्लेन उड़ान भरता है और उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद ये नीचे आके जमीन से टकराता है और उसके बाद में जो आग का गोला है वो बन जाता है। ये प्लेन, आग का पूरा गुबार यहां से उठता है और इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि ये हादसा कितना भयानक था। लेकिन ये जो तस्वीरें सामने आई है, इन तस्वीरों ने कहीं ना कहीं अहमदाबाद में जो प्लेन हादसा हुआ था, यात्री विमान हादसा हुआ, उस हादसे की तस्वीर को एक बार फिर से ताज़ा कर दिया है। लेकिन सवाल ऐसे में ये उठता है कि जब इस तरीके के लगातार विमान क्रैश हो रहे हैं तो इनके पीछे आखिर मुख्य वजह क्या है? क्यों एविएशन इंडस्ट्री इस पर ध्यान नहीं दे पा रही है? हर बार ये कहा जाता है कि कोई अगर हादसा हुआ है तो उस पर जांच की जाएगी कि वो मशीन की प्रॉब्लम थी या फिर वो इंसान की तरफ से कोई गलती हुई, इन तमाम चीज़ों की। लेकिन क्यों इस पर कुल मिलाकर ध्यान नहीं दिया जाता? क्योंकि जब भी ये हादसा होता है इसमें कई जानें चली जाती हैं। आखिर कैसे ये क्रैश हुआ है वो आपको बताते हैं। क्योंकि केंटकी के लुईविले में कार्गो प्लेन ये क्रैश हुआ और उड़ान जैसे ही इस प्लेन ने उड़ान भरी, उड़ान भरते ही ये प्लेन नीचे गिरा और यूपीएस का जो कार्गो प्लेन है होनोलुलु के लिए ये उस दौरान वहां से रवाना हो रहा था
और रवाना होने के साथ ही जैसे ही इस प्लेन ने उड़ान भरती है, और थोड़ी सी ये उड़ान भरी थी, लेकिन अचानक से ये तेज झटके के साथ नीचे गिरा और नीचे जमीन से टकराते ही आग का गोला ये विमान बन जाता है। बताया जा रहा है कि फ्यूल टैंक था इसमें, और फ्यूल टैंक के फटने से ये आग और ज्यादा भड़क गई और आग का पूरा गोला ये विमान बन जाता है। रनवे के पास ही एक बिल्डिंग जो कि इस हादसे में क्षतिग्रस्त भी हुई है, यह भी बताया जा रहा है। हालांकि इस हादसे के बाद में जांच लगातार जारी है कि आखिर इस प्लेन के क्रैश होने के पीछे क्या प्रमुख वजह थी। क्योंकि प्रारंभिक जांच की अगर हम बात करें तो वो इस समय शुरू हो चुकी है, जिसमें FAA और NTSB यानी कि अमेरिका की जो फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन है, और साथ ही जो NTSB है यानी कि नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड, जो कि अब जांच शुरू कर चुके हैं। जांच एजेंसियां जो है वो मौके पर भी मौजूद है। ब्लैक बॉक्स बरामद करने की कोशिशें लगातार की जा रही, क्योंकि इस ब्लैक बॉक्स में आखिरी समय के क्या कुछ स्टेप्स उठाए गए, क्या कुछ बातें रही, वो सारी इस ब्लैक बॉक्स में रिकॉर्ड होती हैं। और इस ब्लैक बॉक्स जैसे ही ये मिल जाएगा, इससे कहीं ना कहीं हादसे की जो असली वजह है वो साफ हो जाएगी। हालांकि अभी तक ये असली वजह सामने नहीं आ पाई है। तकनीकी या मानवीय त्रुटि, इसको लेकर जांच अभी लगातार जारी है, और जांच से ये पता लगाया जाएगा कि आखिर गलती मशीन की थी या फिर मानव की थी। लेकिन कुल मिलाकर अगर हम देखें तो जब ऐसे हादसे सामने आते हैं तो एविएशन सेक्टर पे कई सारे सवाल उठ जाते हैं। एविएशन सेफ्टी पर जोर इस समय दिया जाना चाहिए। विमान हादसों के बाद अब सेफ्टी पर चर्चा होनी चाहिए। यात्री विमान में आखिर सेफ्टी ऑडिट सख्त होना चाहिए कि वहां पर उस विमान में, जिस विमान में यात्री यात्रा कर रहे हैं, वो विमान सेफ्टी पर्पस से पूरी तरह से जो चेक होना चाहिए। कार्गो ऑपरेशन में लागत और लॉजिस्टिक पर भी जोर दिया जाना चाहिए। इसके साथ ही रियल टाइम डाटा मॉनिटरिंग जैसे उपाय भी अपनाए जा सकते हैं। डेटा से पहले अगर हम देखें तो खतरे की पहचान हो जाएगी कि इस विमान में उड़ान भरने के बाद में कोई खतरा आ सकता है। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस से भी इन हादसों को रोका जा सकता है। तो केंटकी का जो ये हादसा हुआ, ये हादसा नहीं है, ये बल्कि ये एविएशन सेक्टर के लिए एक चेतावनी है कि अगर मशीन नहीं बोल सकती तो डेटा को जरूर आप सुनिए, ताकि अगली उड़ान सिर्फ उड़ान ना रहे, सिर्फ वो उड़ान रहे, बल्कि हादसे में वो तब्दील ना हो। हमारे साथ हमारे सहयोगी अक्षय डोंगरे जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। अक्षय, ये तस्वीरें जो सामने आई केंटकी से विमान हादसे की, इन तस्वीरों ने कहीं ना कहीं अहमदाबाद में जो हादसा हुआ उस हादसे की यादों को ताजा कर दिया। सवाल ये कि एविएशन सेक्टर पे कहीं ना कहीं बहुत सारे कदम उठाने की जरूरत है, एविएशन सेक्टर को खासतौर पे सेफ्टी के लिहाज से। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। और अगर एविएशन सेक्टर की बात की जाए तो एक काफ़ी लंबी दूरी एविएशन सेक्टर ने तय की है सेफ्टी के मापदंडों को लेकर। सब कुछ जितने भी हादसे होते थे उनमें एक भारी गिरावट आई है। अगर हम पिछले सेंचुरी की बात की जाए, एविएशन सेक्टर जैसे कि हम सभी जानते हैं इवॉल्व कर रहा है। ऐसे में पिछले सदी में जिस तरह से एविएशन हादसे जितनी संख्या में हुआ करते थे उसके मुकाबले बहुत एक भारी गिरावट है। और आपने ठीक कहा कि कोई भी हादसा होता है तो जो लोग किसी भी तरीके से विक्टिम्स रहते हैं इन सभी हादसे के, चाहे वो लोग हो या फिर उनके परिवार वाले, उनके मन में एक तरह से ये जो यादें होती है दोबारा ताज़ा हो जाती है। एक बार डर फिर से लोगों के मन में बैठ जाता है। और आपने अहमदाबाद के क्रैश की बात की, हालांकि वो एक एविएशन वो एक तरह से सिविलियन प्लेन था और ये कार्गो प्लेन है। कंपनीज भी अलग अलग है। वो बोइंग का प्लेन था और ये मैकडगलस का प्लेन था MD-1 जो एक कार्गो प्लेन है। तो इनके एविएशन और एवियोनिक्स में भारी एक डिफरेंस है। और जिस तरह से हम विजुअल्स देख रहे हैं वो इसलिए था क्योंकि इसमें लाखों लीटर फ्यूल भरा हुआ था, क्योंकि कार्गो प्लेन होने के साथ में इनकी फ्यूल कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे में फ्लाइट टेक ऑफ करते ही जिस तरह से ये क्रैश हुआ है, ये ठीक वैसे ही हुआ था जिस तरह जब बोइंग का प्लेन अहमदाबाद में हमने देखा क्रैश हुआ, उसमें भी पूरा फ्यूल लोडेड था। और उसकी वजह से हादसों में एक भारी एक तरह से तबाही ज़्यादा होती है। लेकिन लोगों की जान तब भी गई थी, अभी कम गई है क्योंकि एक तरह से यही खुशकिस्मती है कि ये कोई सिविलियन प्लेन नहीं था, वरना मौतों का आंकड़ा एक बहुत ज़्यादा हो सकता था। हालांकि अब एक रीथिंक की ज़रूरत है जी, चाहे वो वर्ल्ड बॉडीज हो या फिर वो लोकल बॉडीज, नेशनल बॉडीज हो एविएशन की,
इन सभी मामलों को कोरिलेट करके एक चीज देखने की चीज है कि क्या अब लोडिंग लिमिट को बदलने की जरूरत है जब फ्यूल की जी बात की जाती है। अब किस तरीके से बदलाव किए जा सकते हैं, क्या इनमें कोई सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न दिखाई दे रहा है, क्या वो ह्यूमन पैटर्न है या फिर मशीनों में एक तरह से अपकीप में कुछ कमी है। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए, इन जी सभी चीजों के मद्देनजर एविएशन बॉडीज और इनफैक्ट वर्ल्ड जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स है उनमें एक बार रीथिंक करने की जरूरत है, क्योंकि ये पिछले सदी के कई सारे ऐसे मापदंड है जो आज भी फॉलो होते हैं। जो रूल्स बनाए गए थे उनमें ज्यादा भारी बदलाव नहीं किए गए। तो ऐसे में जरूर आपने बिल्कुल ठीक कहा कि कुछ अगर बदलाव किए जाते हैं, रीथिंक किया जाता है, तो इसमें लोगों के मन में एक भरोसा वापस कायम होगा एविएशन सेक्टर को लेके, जो लगातार पिछले कुछ सालों में खास तौर पे एक बार दोबारा से गिरने लगा है। इसी के साथ अक्षय, अगर यूपीएस कंपनी की हम बात करें तो कार्गो की बड़ी कंपनियों में इसका नाम गिना जाता है, लेकिन इतनी बड़ी कंपनी के होने के बावजूद सेफ्टी पर आखिर ये कंपनी क्यों ध्यान नहीं दे पाई समय रहते हुए? यूपीएस की अगर बात की जाए, आपने ठीक कहा। अब इन सभी सवालों के जवाब देखिए कृतिका तभी हो पाएंगे जब जवाब दिए जा सकते हैं जब एक तरीके से इसकी ऊपर पूरी जांच की जाएगी, ब्लैक जी बॉक्स निकाला जाएगा, देखा जाएगा। क्योंकि अगर हम एयर इंडिया की बात की जाए तो प्रारंभिक जांच में ये बताया गया कि फ्यूल सप्लाई दोनों इंजन्स की कट हो गई थी, तो उसके बाद में एयरप्लेन स्टॉल हुआ और फिर वो क्रैश हुआ। तो ऐसे में उसमें एक ह्यूमन एंगल भी हो सकता है, मशीन का एंगल भी हो सकता है। तो जांच बताएगी कि कहाँ पर त्रुटि हुई है, कहाँ पर लैप्सेस रहे हैं, और अगर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स पे लैप्सेस हुए तो बिल्कुल आपने ठीक कहा कि अब यूपीएस हो या फिर दुनिया की अन्य कोई भी कंपनी हो, उनको अपने एविएशन सेक्टर को लेकर एक बार फिर से सेफ्टी और सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स में एक रीथिंक करने की जरूरत है। एक जी वर्ल्ड एविएशन बॉडी को एक बार फिर से दुनिया में एक बार ये मुहिम शुरू करनी होगी, किस तरह से लोगों के मन में विश्वास वापस से एस्टैब्लिश किया जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अक्षय, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़े हुए। और इसी के साथ अब रुक करते हैं हमारी अगली महत्वपूर्ण खबर का। असम मेघालय सीमा से अगली महत्वपूर्ण खबर, जहां पशु तस्करी के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली है। बॉर्डर पर तैनात पुलिस और बीएसएफ की संयुक्त कार्रवाई में तस्करी नेटवर्क को बड़ा झटका लगा और गोरेमारी के कन्हारा इलाके से पकड़ा गया मास्टरमाइंड अकरम अली। जी हां, बताया जा रहा है कि यही वो शख्स है जो गाय और भैंसों को बांग्लादेश भेजने का पूरा नेटवर्क चलाता था। और जानकारी यह भी मिली है कि अकरम अली के पास 112 गाय भैंस से एक स्कॉर्पियो गाड़ी, करीब 90,000 रुपए कैश और 2 मोबाइल फोन भी उसके पास से बरामद किए गए। अकरम अली सड़क और नदी दोनों के रास्ते से मवेशियों को बांग्लादेश भेजा करता था। और कैसे ये कार्रवाई की गई और अकरम अली को दबोचा गया, बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं गौ तस्कर के खिलाफ बड़ी कामयाबी। तो जी हां, गौ तस्कर अकरम अली को इस समय धरा गया। मवेशियों को बांग्लादेश भेजने का काम ये करता था। असम मेघालय सीमा पर पशु तस्करी को ये बड़ा झटका इस समय लगा है। बॉर्डर से कथित मास्टरमाइंड अकरम अली को इस समय गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके पास से 112 गाय और भैंसें भी बरामद की गई हैं। गाय भैंसों को कटने के लिए बांग्लादेश ही भेजता था। कुल मिलाकर मवेशी की ये तस्करी करता था। असम में बीएसएफ और पुलिस की तरफ से ये संयुक्त अभियान चलाया गया और इस संयुक्त अभियान के तहत ये बड़ी कार्रवाई की गई। गोरेमारी के कन्हारा में अकरम अली को गिरफ्तार किया गया है और बॉर्डर पार बांग्लादेश मवेशियों को भेजने का पूरा ये काम करता था और पूरा ये गिरोह है। अब एक गिरफ्तारी हो चुकी है, अब इसके साथी जो है उनको भी बहुत जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि असम मेघालय सीमा की अगर हम बात करें तो सीमा पार करके बांग्लादेश में मवेशियों को भेजा जाता था वहां पर कटने के लिए, लेकिन अब ये कार्रवाई की गई है और इस समय अकरम अली को गिरफ्तार कर लिया गया है। सड़क और नदी के रास्ते का इस्तेमाल होता था और इन रास्तों का इस्तेमाल करते हुए मवेशियों को बांग्लादेश भेजा जाता था, सड़क और नदी के रास्ते। लेकिन अब ये बड़ी कार्रवाई होने के बाद में कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका गौ तस्कर को लगा है और जो पूरा गिरोह है, बहुत जल्दी गिरोह के जो बाकी सदस्य हैं उनकी भी गिरफ्तारियां होंगी। लेकिन इसके साथ ही आखिर मास्टरमाइंड को गिरफ्तार करने के बाद में उसके पास से क्या कुछ चीजें बरामद हुई हैं वो आपको बताते हैं। बताया जा रहा है कि 112 गाय और भैंस इस शख्स के पास से बरामद की गई है। इसके साथ ही एक स्कॉर्पियो गाड़ी भी बरामद की गई है और साथ ही 90,000 कैश अकरम अली के पास से बरामद हुआ है। अकरम अली के पास में एक नहीं बल्कि 2 मोबाइल फोन थे, वो दोनों मोबाइल फोन भी बरामद कर लिए गए हैं और इन मोबाइल फोन के जरिए कहीं ना कहीं जांच की जाएगी और गिरोह के जो बाकी सदस्य हैं उन तक भी अब पुलिस बहुत जल्द पहुंचेगी। और सीधे तौर पर आपको बता दें कि पशु तस्करों के खिलाफ बड़ा अभियान लगातार जारी है इस समय और इस अभियान के तहत अगर हम देखें ऑपरेशन जारी है, जहां हाजो कमालपुर और बोको क्षेत्रों में ये अभियान इस समय भी चल रहा है
और खास तौर पर यहां से कुल मिलाकर 7 भैंसे और 4 मवेशी बरामद किए गए हैं। चोरी की गाय भी इसमें शामिल है, जिसको बहुत जल्द ही बांग्लादेश भेजने की तैयारियां की जा रही थी। एक गिरफ्तार किया गया है और कानूनी कार्रवाई अभी लगातार जारी है। मेघालय जा रहे 3 वाहनों को भी रोका गया है और इन तीनों वाहनों में मवेशी भरे हुए थे। ये वाहन जो है उसमें गाय और भैंसे भरी हुई थी, जिन्हें दूसरे देश में भेजा जा रहा था। मवेशियों को भगाने की नाकाम ये कोशिश रही और 11 मवेशियों को बरामद किया गया। साथ ही 3 वाहनों को भी जब्त किया गया है इस अभियान के तहत। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो बॉर्डर पर ये बड़े स्तर से ये कार्रवाई इस समय की जा रही है और एक मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, अकरम अली को, और बहुत जल्दी जो उसके बाकी गिरोह के सदस्य हैं उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा। किस तरीके से कार्रवाई जारी है वो भी आपको बता दें, क्योंकि इसमें कुल मिलाकर वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी में व्यापक कार्रवाई ये लगातार जारी है और अवैध मवेशी तस्करी नेटवर्क पर कामरूप पुलिस की तरफ से ये वार किया गया है। पुलिस को जैसे ही इसकी जानकारी लगी, पुलिस वहां मौके पर पहुंचती है और कार्रवाई करती है। नेटवर्क ध्वस्त करने के लिए गिरफ्तारियां की जा रही है लगातार और जांच भी जारी है। इसके साथ ही जो बॉर्डर का पूरा इलाका लगता है, खासतौर पर वो इलाका जहां से बांग्लादेश मवेशियों को भेजा जा रहा है, सीमा पर निगरानी बढ़ाने पर भी खासतौर पर फोकस है इस समय पुलिस का। अंतर्राज्यीय समन्वय की आवश्यकता पर भी इस समय जोर दिया जा रहा है। तो कुल मिलाकर गौ तस्करी और जो मवेशियों को तस्करी करके दूसरे देश भेजते थे, उन पूरे गिरोह के खिलाफ एक ये बड़ा कदम और साथ ही एक बड़ी कामयाबी इस समय ली गई है। एक आरोपी को, जो मुख्य मास्टरमाइंड है, उसको इस समय गिरफ्तार किया जा चुका है और बहुत जल्दी जो बाकी गिरोह के सदस्य हैं उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा। नजर इस खबर पर लगातार बनी रहेगी, लेकिन इसी बीच न्यूज पंच में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर आपको दिखाएंगे देव दीपावली की वाराणसी में तैयारियां। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ते हुए बात अब भगवान शिव की नगरी वाराणसी की, जहां हर त्योहार भक्ति का उत्सव बन जाता है, लेकिन कार्तिक पूर्णिमा पर देव दीपावली का दृश्य कुछ अलग ही और अलौकिक होता है, जब पूरा बनारस दीपों की रोशनी से जगमग हो जाता है। जैसे सूरज गंगा की लहरों में ढलता है, काशी के घाटों पर उतर जाता है ये प्रकाश पर्व देव दीपावली। और ये परंपरा आज ही नहीं बल्कि हजारों साल पुरानी है, लेकिन साल दर साल इसकी चमक नई भव्यता के साथ और बढ़ती जा रही है। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर प्रोजेक्ट और घाटों के सौंदर्यकरण ने इस ऐतिहासिक आयोजन को और भी दिव्य और भव्य बना दिया है। आज शाम जब काशी में घाटों पर हजारों की संख्या में एक साथ दिए जलेंगे, तो वो नजारा बेहद ही अलौकिक, सुंदर और बेहद ही खूबसूरत होगा। आखिर कैसी हैं वहां की तैयारियां दिखाएंगे आपको, साथ ही करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से। उससे पहले आपको दिखाते हैं सालों साल का देव दीपावली का ये सफर। तो जी हां, जब आस्था की रोशनी बनी और भारत की ताकत बनती हुई नजर आई, जहां हर दिया कहता है आस्था में है शक्ति। दिवाली के 15 दिन बाद ये त्योहार मनाया जाता है देव दीपावली का। 1984 में जो पूरा अध्याय है इसका शुरू हुआ था मनाने का, क्योंकि कुल मिलाकर हम देखें तो देव दीपावली तब से शुरू हुई थी और उस दौरान कहने के लिए छोटे स्तर पर इसको शुरू किया गया था और कुछ दिए उस दौरान वहां पर जलाए जाते थे। एक छोटे से अनुष्ठान के रूप में इसका सफर शुरू हुआ। 5 किशोरों ने देव दीपावली को पुनर्जीवित किया। 1990 के दशक के अंत की अगर हम बात करें तो अंत तक पूरे शहर में देव दीपावली का जो ये पर्व है वो पूरी तरीके से फैल गया और साल 2024 में योगी सरकार ने भी औपचारिक मान्यता देव दीपावली के इस पर्व को दी और अब लाखों दीपक पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन चुके हैं। आज जब 108 घाटों पर 10 लाख से ज्यादा दीप जलेंगे तो वो दृश्य अपने आप में अलौकिक और भव्य होगा। मान्यता है कि देवता भी काशी की रोशनी को देखने के लिए धरती पर आते हैं, तो आज वो काशी की रोशनी हम सभी देखेंगे और वो
नजारा बेहद ही खूबसूरत होगा। इसके साथ ही वैश्विक स्तर पर भी भारत इस समय रोशन होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि सिर्फ काशी या यूं कहें वाराणसी में नहीं बल्कि पूरे देश में इसका नजारा देखने को मिलता है। दियों ने दुनिया को भारत दिखाया है कि भारत कितना खूबसूरत है। देव दीपावली को भी वैश्विक मान्यता मिल चुकी है। 2023 की अगर हम बात करें तो उस दौरान 12 लाख से ज्यादा पर्यटक इस पूरे कार्यक्रम में शामिल हुए थे। जापान, फ्रांस और यूएई के प्रतिनिधिमंडल इस दौरान वहां शामिल रहे और ये भव्य नजारा उन्होंने भी देखा। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय स्तर की अगर हम बात करें तो जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उन्होंने सोशल मीडिया पर इसकी कई सारी खूबसूरत तस्वीरों को साझा किया और बताया कि भारत में किस तरीके से देव दीपावली का ये त्योहार हर साल मनाया जाता है। 5 करोड़ से ज्यादा बार रोशन हुए घाटों की ड्रोन फुटेज भी नजर आती है और वो जो ड्रोन फुटेज है वो अपने आप में ही बेहद खूबसूरत होती है। आस्था से आखिर आर्थिक मजबूती किस तरीके से लोगों को मिल रही है वो भी आपको बताते हैं, क्योंकि जो महिला स्वयं सहायता समूह है उसने 1 लाख गोबर के दीपक बनाए हैं और रोजगार कहीं ना कहीं सृजित करती है ये देव दीपावली, क्योंकि जब घाटों पर गोबर से बने हुए दिए जब जलेंगे तो उससे आर्थिक मजबूती भी उन महिलाओं को मिलती हुई नजर आएगी। खासतौर पर जो कुम्हार हैं, जो नाविक हैं और फूल वाले हैं, जो फूल बेचने का काम करते हैं, उनका जीवन किस तरीके से बदल रहा है। आर्थिक गतिविधि का भी अनुमान की अगर हम बात करें तो कुम्हारों को 5 से 7 करोड़ की बिक्री ये देव दीपावली का ये त्योहार देता है। और कुम्हारों को हालांकि हम देखें तो इलेक्ट्रॉनिक जो चक्कियां हैं वो भी दी गई हैं, जिससे कि उन्हें खुद अपने आप चक्की नहीं चलानी पड़ती और उनके पास में मशीन वाली है। इसके साथ ही उत्पादन जो है 6 से 7 गुना इसका बढ़ गया है, क्योंकि जब इलेक्ट्रिक चक्कियां दी तो जो उसकी लागत है वो भी कम हुई और जो दिए बनाने की संख्या है वो बढ़ गई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि कॉटन बिक निर्माता भी इस समय काफी ज्यादा बढ़ गई। इस मौसमी उद्योग पर भी पूरी तरह से निर्भर है। घाटों पर हर दीपक पूर्वांचल के लोगों के रोजगार का प्रतीक नजर आता है और इसे देखने के लिए हर साल वाराणसी में 40 लाख यात्री आते हैं। इस बार देव दीपावली 2025 में क्या कुछ खास होने जा रहा है वो भी आपको बता देते हैं कि इस बार आज हमें शाम को क्या किस तरीके की तस्वीरें और नजारा देखने को मिलेगा, क्योंकि दशाश्वमेध घाट और राजघाट पर ऑपरेशन सिंदूर की विशेष झलक हम सभी को दिखेगी। घाटों पर नारी सशक्तिकरण थीम के तहत विशेष सजावट की गई है। भगवान बुद्ध पर बूंदी और परकोटा, जैन घाट पर अहिंसा परमो धर्म और गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव थीम पर भी सजावट वहां पर की गई है, क्योंकि आज ये भी दिन है। इसके साथ ही ये जो थीम है उन थीमों में श्रेष्ठ सजावट हेतु प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार भी दिए जाएंगे। जिसकी सुंदरता सबसे ज्यादा होगी उनको ये पुरस्कार दिए जाएंगे। कुल मिलाकर 88 घाटों पर ये दीप प्रज्वलन और 83 समितियां इसमें हिस्सा ले रही हैं। गंगा और सिर्फ इस पार नहीं बल्कि गंगा के उस पार भी रेत पर दीप प्रज्वलन का ये पूरा कार्यक्रम होगा और जब ड्रोन से इसकी तस्वीरें ली जाएंगी तो बेहद ही खूबसूरत नजारा दोनों तरफ मिलेगा। काशी के 57 प्रमुख कुंडों पर 2 लाख दीप जलाए जाएंगे। 3 चरणों में प्रोजेक्शन और लेजर शो का भी आयोजन होगा। जो वहां पर लोग रहेंगे उनके लिए भव्य और अलौकिक नजारा, साथ ही हेरिटेज स्टोरी टेलिंग सत्र का भी आयोजन इस दौरान आज किया जाएगा और ग्रीन आतिशबाजी का भी भव्य आयोजन होगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी वाराणसी से डॉक्टर हरिकेश बहादुर सिंह इस वक्त जुड़ रहे हैं। सीधा उनका रुख करेंगे और उनके जरिए देखते हैं वहां की ताजा तस्वीरें, किस तरीके की है तैयारियां वहां पर। हरिकेश, आज देव दीपावली का ये पर्व और आज का दिन बेहद ही खास अपने आप में, क्योंकि शाम को जब एकदम अलौकिक नजारा आज नजर आएगा, जब हजारों की संख्या में दीपक घाटों पर जलते हुए नजर आएंगे और क्या कुछ तैयारियां हैं वहां पर। हरिकेश, कृतिका, सबसे पहले तो आपको और आपके माध्यम से जो दर्शक हमें देख रहे हैं देव दीपावली की शुभकामनाएं। काशी से आ चुकी गुरु नानक जयंती भी है, जैसा कि आप जिक्र कर रही थी, भगवान बुद्ध जैन धर्म से जुड़े हुए, ये महत्व ही है इस पूर्णिमा का। और चूंकि काशी है, भगवान शिव ने एक असुर पर विजय प्राप्त की थी, भगवान विष्णु को भी, मतलब ये कार्तिक पूर्णिमा जो देव दीपावली हम मनाते हैं, जैसा आप जिक्र कर रही थी कि देवता भी काशी में आ जाते हैं इस देव दीपावली को मनाने के लिए। चूंकि हम बात कर रहे हैं, चूंकि यहाँ के सांसद भी हैं, देश के प्रधानमंत्री, और वो लगातार जो आप कुम्हारों की बात कर रही थी, फूल की बात कर रही थी, किस तरह से अपने विरासत को उन्होंने विकास से जोड़ दिया है। ये जो फूल है यहाँ पे काशी में, इसके आसपास के जो गांव हैं, जो इलाका है, वहाँ के किसान फूलों की खेती करते हैं, तुलसी की खेती करते हैं। और जो आज के दिन के लिए, चूंकि
वैश्विक स्तर पे देव दीपावली का जो है त्योहार मनाया जा रहा है, देखा जा रहा है, जाना जा रहा है, जी। जैसा आप जिक्र कर रही थी। तो इसका लाभ जो आप जिक्र कर रही थी कि आर्थिक गतिविधियों के लिए, वो आपको किसानों को भी है। कुम्हार जो इलेक्ट्रिक चौक दिए गए हैं उनको, जो पहले उनका उत्पादन उतना नहीं होता था जब अपने मेहनत से करते थे, इलेक्ट्रिक चौक के माध्यम से जब वो करते हैं तो उनकी उत्पादन क्षमता बढ़ी है। और वो चूंकि इस बार जो 10 लाख आप जिक्र कर रही हैं, ये प्रशासन ने तय किया है कि वो 10 लाख जलाएंगे, लेकिन जो यहाँ पर जो एनजीओज हैं, जो सामाजिक संगठन हैं, उन लोगों ने 5 लाख दिए एक्स्ट्रा, कहा है कि वो लोग जलाएंगे। तो कुल संख्या जो होगी वो 15 लाख दियों की होगी। चूंकि मैं अभी संत रविदास घाट पर हूं और मैं बोलूंगा कि एक बार कैमरा पर्सन से कि अगर वो दिखा सके, तो ये क्रूज है जो हमारे प्रधानमंत्री और देश के जो वाराणसी के जो सांसद हैं, उनके प्रयास से जो उनका नारा है वोकल फॉर लोकल का, आपको मैं बताऊं कि यहाँ पे 3 क्रूज खड़े हैं, जिनमें मानेकशा, विवेकानंद, ये अलकनंदा, भागीरथी जिसका नाम है, एक छोटा क्रूज है, और एक बड़ा क्रूज जो है आया है जिसमें कि आप ठहर भी सकते हैं। अभी सुबह सुबह जब मैं यहाँ पे आया तो यहाँ पे कुछ लोग सुबह क्रूज, चूंकि 2 समय में गंगा में लोगों को घाट दिखाता है, दर्शन कराता है, तो कुछ लोगों से, जो लोग आए थे उनसे मुलाकात हुई, उनसे हमने बातचीत भी की है जो आप अभी दिखाएंगी। ये जो घाट पे इन लोगों ने दर्शन किए उसको कहा अद्भुत है, दिव्य है। साथ में ही जो सुबह की आरती होती है अस्सी घाट पे, वो भी लोगों ने देखा है। और मैं जिन लोगों से बात किया, एक बड़ा समूह महाराष्ट्र से आया हुआ है, कृतिका। बिल्कुल हरिकेश, अगर कुल मिलाकर हम देखें तो आज शाम को सिर्फ वाराणसी नहीं बल्कि देश भर से लोग वहां पर इकट्ठा होते हुए नजर आएंगे और खूबसूरत तस्वीरों का आनंद लेंगे। और उसके बाद में सिर्फ देश नहीं बल्कि विश्व भर से भी कई सारे जो पर्यटक हैं वो भी आज इन दृश्यों का आज सीधे तौर पर उन तस्वीरों को देखेंगे और भारत की जो सॉफ्ट पावर है उसके दूरदर्शी बनते हुए नजर आएंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हरिकेश, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी। और इसी के साथ फिलहाल न्यूज पंच में मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। दोपहर 2 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।